मैग्नेटिज्म। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5। तो आप देखेंगे काफी छोटा चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 9th चैप्टर, तो बड़े बड़े चैप्टर सारे हो चुके। अब जितना टाइम जैसे हमें 9th चैप्टर 4th चैप्टर में लगा, उतने टाइम में आपके सब चैप्टर्स हो जाते हैं। 2 चैप्टर को करो या 6 चैप्टर दूसरे करो इक्विवेलेंट। तो अभी आप देखेंगे किसी कूलॉम्स लॉ एंड मैग्नेटिज्म, अभी आपको थोड़ा कंपैरेटिवली इजी भी लगेगा बिकॉज आप कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें, और वो बेसिक बातें क्या, जैसे यहाँ पर मैं एक बार मैग्नेट शो कर रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है, जब वो पढ़ लेंगे तो हम लॉ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक बार मैग्नेट शो किया है। हम जानते हैं अगर हमारे पास एक और ऐसा ही कुछ बार मैग्नेट हो, बच्चों को तो टाइम बताते हैं उस पर वो पहुंच नहीं पाते। हाँ, तो मैं कह रहा था एक और बार मैग्नेट लें, जरूरी नहीं है आइडेंटिकल हो, जरूरी नहीं है आइडेंटिकल हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बार मैग्नेट के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा उसका या मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसी भी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई है, उसका नाम होता है पोल स्ट्रेंथ, जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट जो बार मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ, पोल आपको पता है 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसी तरह से दूसरा बार मैग्नेट है, उसकी भी कुछ पोल स्ट्रेंथ जरूर होगी। तो हमें पता है मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, अगर आप लाइक पोल्स को नियर लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। जैसे इस एन पोल को और इस एन पोल को मैं पास लेकर आऊं तो ये रिपेल करते हैं। इसी तरह से एस पोल को एस पोल के पास लाए तो ये भी रिपेल करते हैं। बट अनलाइक पोल्स, अगर एक मैग्नेट के एस पोल को दूसरे मैग्नेट के एन पोल के पास लाए तो अट्रैक्ट होते हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कहते हैं ना, लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी हम कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं, इसलिए हम कहते हैं क्या, लाइक पोल्स रिपेल्स बट अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स। तो ये रिपल्शन, ये अट्रैक्शन क्या होता है, तो ये अट्रैक्शन, ये रिपल्शन होता है फोर्स। अगर वो चार्जेस के बीच में है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमने कूलॉम लॉ पढ़ लिया था। बट वो मैग्नेट के पोल के बीच में होता है तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी कूलॉम ने अपना एक लॉ दिया था और बहुत इक्विवेलेंट लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको पता है क्या था, 1/4πε0। इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये था। मैग्नेटिज्म के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ और होता है, और वो होता है μ0/4π। ये छोटी छोटी बातें आपको बता दी। एक टर्म आपको नहीं बताई, पोल स्ट्रेंथ। किसी भी मैग्नेट के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ है ना, उनका मैग्नेटिक इफेक्ट किस टर्म से डिफाइन किया गया है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आपको 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद बताई जाएगी, ताकि आपको एब्जॉर्ब कर ले आपका ब्रेन एक ही बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑडियो वीडियो, ठीक है, बताइए वीडियो क्लियर दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो बिल्कुल अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, according to Coulomb's law in magnetism, the magnitude of magnetic force, the magnitude of magnetic force between, the magnitude of magnetic force between two magnetic poles, between two magnetic poles is
इज, है ना। तो लाइन चेंज करके फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिए इज, इज फर्स्ट पॉइंट। पता है आपको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखिए इज फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to product of, directly proportional to product of pole strength, product of pole strength of the magnetic poles, pole strength of the magnetic poles, that is FM। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने एम लिख दिया है सबस्क्रिप्ट में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। तो ये m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट पोल की पोल स्ट्रेंथ को। m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड पोल की पोल स्ट्रेंथ को। मतलब एक मैग्नेट होगा कोई, जैसे डायग्राम हम बनाएंगे, चलिए अभी नहीं बनाते। एक मैग्नेट, उसके मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ, कोई दूसरा मैग्नेट, उसके मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। ओके, एंड सेकंड पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिए एंड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, बिल्कुल ऑर्डिनरी सी बात है ना। एज यूजुअल आप क्या लिखते हैं? पता है ना, 1/r²। अगर मैग्नेटिक पोल्स पास पास हों तो इफेक्ट ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होता है, दूर हो तो फोर्स कम हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ देना, लेफ्ट साइड में ही लिखना सब कुछ। एक डायग्राम आपको राइट साइड में दिखाएंगे फ्रॉम 1 and 2। तो लेफ्ट साइड में हम फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर रहे हैं, राइट साइड में डायग्राम बनाएंगे। From 1 and 2, Fm is proportional to m1 into m2 upon r²। Fm is equal to k m1 m2 upon r²। और Fm k की वैल्यू μ0 अपॉन 4 मैग्नेटिज्म का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k μ0 अपॉन 4 वैल्यू आपको पता है 10⁻⁷। और इंडिविजुअल μ0 की वैल्यू हमने कल न्यूमेरिकल्स में भी यूज ली थी, 4 × 10⁻⁷। और ओनली k की वैल्यू की बात करें तो होता है 10⁻⁷। देख के पता लग रहा है। चलिए, तो बायो-सावर्ट्स लॉ में आया था ये सबसे पहले k। तो ये है मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। फटाफट कर ले, फटाफट कर ले, हो जाए तो बता देना। Yes, sir, done. Done? Okay. वैल्यूज आपको पता है, ठीक है ना। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो भी बात करेंगे। राइट साइड में आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था, देखिए अपने अकॉर्डिंग आपको दो मैग्नेटिक, दो बार मैग्नेट्स शो करने हैं, दो बार मैग्नेट्स। लेट दिस इज एन एस पोल, दिस इज एन पोल। फर्स्ट बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है m1 से। किसी भी एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, सब जानते हैं, एक एस होता है, एक एन होता है, ठीक है। तो इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, m1 m1। इसकी यूनिट की अभी हम आगे बात करेंगे। और सेकंड कोई मैग्नेट है, लेट दिस इज एन पोल, दिस इज एस पोल, और इसकी पोल स्ट्रेंथ को हमने किसी दूसरे सिंबल से लिखा है m2। और इनके बीच का सेपरेशन है कुछ, दोनों लाइक पोल्स के बीच का सेपरेशन है लेट r, दैट्स इट। ये जो फॉर्मूला है इसमें m1 m2 बीच का सेपरेशन r,
और ये होगा मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन कौन फॉलो करते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस कूलॉम लॉ, मैग्नेटिज्म में कूलॉम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाली है। ओके, तो ये तो बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है। हाँ, यहाँ अगर वेक्टर लगाएं तो यहाँ एक आर कैप अप्लाई कर सकते हैं। ये आर कैप क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द टू मैग्नेटिक पोल्स। अब दो बच्चे पीछे कौन रह गए? जानवी, हो गया सर? ये ऑर्डिनरी सा काम। डन? Yes, sir. तो आई थिंक टॉपिक लर्न हो गया होगा। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बताया था इसने? इट स्टेट्स दैट, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एनी टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस तरह से आप फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद नया हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को तो आप जानते हैं, हमने फोर्थ चैप्टर में करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर ली थी, NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के M की भी बात कर ली थी, है ना? क्या था उसका? EVR/2। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट लूप है और कहीं मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है, वहां प्रेजेंट होता है। तो मैग्नेट, है ना, कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट में दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, N पोल S पोल, तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। हमें पता है सोलेनॉइड में एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, दूसरे एंड में इन होती है। हमें पता है अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसमें भी एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है तो दूसरे एंड में इन करती है। तो जिस एंड से बाहर निकलती है वो हो जाता है एन, जहां से इन करती है वो हो जाता है एस। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो एन और एस पोल जरूर होते हैं, और अगर एन और एस दो पोल हैं तो 100% मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो अब हम आज बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन है, इससे पहले आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो फटाफट एक बार मैग्नेट को आप बनाएं और इसके बारे में एक बात सुन लें, समझ लें। देखिए, दो इंफॉर्मेशंस यहाँ शो की हुई है। एक, मैग्नेटिक पोल्स कहाँ पर हैं? मैग्नेटिक पोल्स बार मैग्नेट के बिल्कुल एंड पर नहीं है। देख लो, लेफ्ट एंड पर नहीं है ये, बिल्कुल ये राइट एंड पर नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स बार मैग्नेट के जो सबसे एंड्स होते हैं उसके थोड़ा सा अंदर होते हैं। तो लेफ्ट जो एंड है उसकी थोड़ा सा अंदर है, राइट जो एंड है उसके थोड़ा सा अंदर। तो एक्चुअल में बार मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, वो लेंथ ज्यादा होती है। बट पोल टू पोल सेपरेशन जो है, एन पोल एस पोल के बीच का जो सेपरेशन है वो होती है इसकी मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से कुछ कम होती है। तो एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, आप कॉपी के टॉप पर लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ को कैपिटल एल से लिखूं, देखो ज्यादा है,
है ना। ज्योमेट्रिकल लेंथ कहाँ से कहाँ होती है, एंड टू एंड, और मैग्नेटिक लेंथ पोल टू पोल। तो आप कॉपी के टॉप पर चाहे तो लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 पोर्शन होता है मैग्नेटिक लेंथ। एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, तो एक फैक्ट है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ पोल टू पोल स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, एक पोल से दूसरे पोल तक का स्ट्रेट डिस्टेंस होता है ये मैग्नेटिक लेंथ, और इसकी वैल्यू ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 पार्ट होता है, मतलब कम होता है, 5/6 1 से कम है। एक इंफॉर्मेशन डायग्राम से मिल रही है। चलिए, स्मॉल एम को हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल एम को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, है ना। किसी बार मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ, है ना, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ के लिए हम सिंबल एम यूज लेंगे। एम मतलब कोई मास नहीं है ना, मैग्नेट है, इसलिए मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ मतलब इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, तो डायग्राम बन गया। दिस इज पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मेन हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो वहां पर दो मैग्नेटिक पोल्स जरूर होते हैं। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है उसको हम कहते हैं एन पोल, जहां पर इन कर रही है वो होता है एस पोल, साउथ पोल। अगर दो मैग्नेटिक पोल्स हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और वो क्या होता है डायग्राम के नीचे लिखिए। The magnetic dipole moment of a bar magnet, फटाफट लिख सकते हैं, The magnetic dipole moment of a bar magnet is defined by product of its pole strength, ब्रैकेट में स्मॉल एम लिख दे रहा हूं, its pole strength and magnetic length, full stop, that is। तो फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू, m पर वेक्टर अभी नहीं लगाते हैं, आपको बाद में बताएंगे वेक्टर क्या होता है कैसे। तो कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए मैग्नीट्यूड, तो वो होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू L। वेक्टर फॉर्म में बताते हैं, m वेक्टर इक्वल टू m इंटू L वेक्टर। तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला आपके सामने है, और आप चाहें तो कैसे इसको दिमाग में फिट कर सकते हैं, +q -q और दिस इज द लेंथ। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए स्मॉल p सिंबल होता है, और वो क्या होता है q इंटू 2a या q इंटू l। अब l हमारा क्या है 2a ही है, या 2a क्या है l है। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम लिखते हैं P इक्वल टू Q इंटू L। यहाँ पर Q के प्लेस पर कौन है M, Q का रोल कौन प्ले कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंस होता है मैग्नेटिज्म में जो इंपॉर्टेंस चार्ज का होता है इलेक्ट्रोस्टेट्स में। दिमाग में फ्रीज कर लें। तो किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ एग्जैक्टली वही रोल प्ले करती है मैग्नेटिज्म में जो चार्ज प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टेट्स में। जिस तरह से चार्ज अपने अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरह से मैग्नेटिक पोल अपने अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r² ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ट्रू, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही है, kq/r²। जल्दी बताओ, है ना। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, अगर चार्ज है r डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपकी डेरिवेशन तो नहीं है बट बता रहा हूँ,
अगर कोई मैग्नेटिक पोल आपको बता दे और मैग्नेटिक पोल से r डिस्टेंस पर b पूछे तो बिल्कुल इक्विवेलेंट फॉर्मूला है b इक्वल टू k m अपॉन r स्क्वायर। बस डिफरेंस किसका है, इलेक्ट्रोस्टेट्स में k कुछ और होता है, मैग्नेटिज्म का k कुछ और होता है। पूरा फॉर्मूला लिखें तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, तो ये होता है कांस्टेंट। तो जो रोल इलेक्ट्रोस्टेट्स में Q प्ले करता है वही मैग्नेटिज्म में M प्ले करता है। आपके सिलेबस में इतना बताया नहीं, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो जब हम कंपेयर करके करते हैं तो बातें बहुत ही ऑर्डिनरी सी हो जाती है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टेट्स में स्मॉल p वेक्टर होता है, मैग्नेटिज्म में कैपिटल M वेक्टर होता है। जिस तरह से p की डायरेक्शन आपको बताइए क्या होती है p की डायरेक्शन? सर ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है सभी के? नहीं सर, सही आ रही है। तो एक्चुअल में आपको भी पता है वेदर का थोड़ा इम्पैक्ट आपके उधर हो सकता है, वेदर का इफेक्ट आपके उधर हो सकता है। तो ठीक है, तो जिनके बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो उनके काम आ सकती है, और थोड़ा वेट करें, कभी कभी थोड़ी देर में सही हो जाती है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था पी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टेट्स में आप पी की डायरेक्शन पढ़ते हैं कहाँ से कहाँ बताइए, मैं भूल गया, कहाँ से कहाँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कन्वेंशन है ये, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम दिमाग चला भी नहीं सकते। इसमें कन्वेंशन है कि पी की डायरेक्शन कहाँ पर ली जाती है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक और कन्वेंशन आज आपके सामने, कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टेट्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ मैग्नेटिज्म में मान लो आप साउथ होता है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन होती है ना, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन होती है। मैग्नेटिज्म के नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर होती है, इलेक्ट्रोस्टेट्स में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इंपॉर्टेंस होता है, और एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंस होता है जो इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है। चलिए, तो आपने अगर ये फॉर्मूला लिख लिया है तो इसके नीचे लिखिए, the direction of magnetic dipole moment, the direction of magnetic dipole moment is always taken from, इंफॉर्मेशंस हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ, the direction of magnetic dipole moment is always taken from S pole to N pole, always from S pole to N pole। ठीक है, हाँ, अब मुझे बताइए स्मॉल m की यूनिट क्या होगी, कोई समझदार है ना? इसलिए मैंने आपको रोका था, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट के बारे में मैं कह रहा था बताएंगे। कूलॉम लॉ आपको पढ़ा दिया, उसमें बताया नहीं मैंने पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी। अभी बात करते हैं, बताइए बताइए बताइए, और मेरे हिसाब से कोई तो बता ही देगा। फॉर्मूला आपके सामने है ना, वापस बोलो। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, एक यूनिट आई है। मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले को देख के बताओ। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्मॉल m की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। हाउ, अब क्वेश्चन आया कैसे, तो हमें पता है ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये मैंने आपको कहा पहली बार नहीं पढ़ रहे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट कैरिंग लूप का भी होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उनका भी होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सोलेनोइड का भी होता है, और वो क्या होता है वो आपको बताया था NIA। तो जब आपको रेफरेंस पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA भी होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग सिस्टम के m होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वही है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, कुछ गलत तो नहीं लिखा एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, n तो एक प्योर नंबर है, तो यूनिट कौन देगा, करंट और एरिया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो कैपिटल M की यूनिट ऑलवेज होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, कैपिटल M की यूनिट ही होती है। तो बस बात खत्म। लेंथ के लिए आप क्या लिखते हैं, मीटर,
कैपिटल एम के लिए अभी अभी क्या बता रहा हूँ, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। तो स्मॉल एम की यूनिट क्या होनी चाहिए, एम्पियर इंटू मीटर। इसलिए आपको थोड़ा रोका था इसकी यूनिट बताने के लिए। अब आपको स्मॉल एम की यूनिट लिख लेनी है, कहीं लिख लो नोट करके, डी इन एसआई सिस्टम, पूरा लिख लो, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ magnetic pole, unit of pole strength of magnetic pole is लिख लो आगे, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। कुछ बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है भाई, बाकी लोग जो अभी प्रेजेंट हैं बताइए। मेरी इधर से तो मुझे पता लग रहा है ठीक है, आपके उधर ठीक है सर। बीच में काफी टाइम पहले कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद हमारे यहाँ से वीडियो परफेक्ट चल रहा है। चलिए, तो याद रह जाएगी स्मॉल एम की यूनिट एम्पियर इंटू मीटर, और रेफरेंस कहाँ से दिया मैंने आपको, कैपिटल एम की यूनिट हमें पता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इससे हमें स्मॉल एम की यूनिट पता लग गई, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो जो रोल स्मॉल पी प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टेट्स में, वो रोल कैपिटल एम प्ले करता है मैग्नेटिज्म में। जिस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, पूरा चैप्टर आप इक्वेट करके पढ़ सकते हैं, फिफ्थ चैप्टर अगर फर्स्ट चैप्टर अगर पता है तो। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं ना, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, याद आ रहा है कुछ, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, पीई साइन थीटा लिखते हैं हम, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, और यहाँ पर किसको ड्रॉप कर दें, एक बार मैग्नेट को, जैसे आपके कंपास होते हैं ना, उसमें मैग्नेटिक निडल्स होती है, उसमें भी एनएस होते हैं, तो किसी मैग्नेटिक निडल को या बार मैग्नेट को यहाँ ड्रॉप कर दें, उसको यहाँ से सस्पेंड कर दें या छोड़ दें। अगर ग्रेविटी फ्री एरिया है, स्पेस है, तो बस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा इस पर। तो ये बार मैग्नेट भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और जिस तरह से ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, उसी तरह से अब जो कंडीशन है इसका फॉर्मूला भी होता है, और क्या होता है, एम बी साइन थीटा। देख लो आप, तो जो पी का रोल है यहाँ पर एम का है, वहां पर ई है तो यहाँ बी है। थीटा क्या होता है, बताइए थीटा क्या होता है, अगर इस फॉर्मूले में आपको पता है थीटा क्या होता है, तो समझ लो इसमें भी पता है ना। कुछ बातें सीबीएसई ने डिलीट की है, तो उसको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे, बट कंपटीशन में जो काम आएगा वो तो हम डिस्कस कर ही लें। हाँ, कोई बोल रहा है थीटा कहाँ क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड बार मैग्नेट। नहीं, पी क्या होता है, सॉरी थीटा क्या होता है, तो एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो पी की और ई की जो डायरेक्शन होती है इसके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एम की बी की, एम और बी की जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल है। तो अब इस डायग्राम में देखो एम की डायरेक्शन क्या होगी, तो एम की डायरेक्शन के लिए आपको एक कन्वेंशन अभी अभी बताया, ऑलवेज फ्रॉम एस पोल टू एन पोल, ये एम की डायरेक्शन, और बी कहाँ है, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल, दिस इज द एंगल। तो जो केस आपको इस फॉर्मूले के लिए बताए थे वो यहाँ भी होता है, डेरिवेशन नहीं है, पहले थे तो कराते थे, ठीक है। फॉर्मूलाज तो इस तरह से कंपेयर करके आप काफी कुछ पता लगा सकते हैं। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी कि जो रोल पी का इलेक्ट्रोस्टेट्स में होता है वो एम का मैग्नेटिज्म में होता है, दैट्स इट। तो आज हमने अभी और कुछ पढ़ना है, क्या क्या कर लिया, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हो गया, आपको पोल स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कुछ थी, तो कुछ वैसी ही मैग्नेटिज्म में भी है, बट जो डिफरेंस है, जो चेंज है, उस पर ध्यान देना है। तो फटाफट हेडिंग लिखें,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ज्यादा नहीं लिखनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ तो आपको सेम ही मिलेगी, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए आउटसाइड द मैग्नेट, फर्स्ट पॉइंट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑडियो वीडियो है ना। तो कुछ ही प्रॉपर्टीज है और ये 5th चैप्टर जो है ना, इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से आपको 1-1 या मैक्सिमम 2 मार्क का कोई क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में समझनी है, फ्रीज कर लेनी है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा, आउटसाइड द मैग्नेट, बताइए कुछ लिख लिया था ना अभी, आउटसाइड द मैग्नेट है ना। लिखिए आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम, outside the magnet magnetic field lines are from north pole to south pole, are from north pole to south pole। हाँ भाई सही तो लिख रहे हैं ना, उल्टा तो नहीं लिखा, इतना तो सब जानते हैं। are from north pole to south pole, but inside the magnet, but inside the magnet they are from, तो एक फील्ड लाइन नहीं होती, बहुत सारी होती है। इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम, उल्टा हो जाता है, दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, हैंस दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, हैंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप, हैंस the magnetic field lines makes closed loop, closed loop। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो मैंने सबसे पहले लिखवाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप बनता है क्या, बताए कोई, यस नो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, बट अभी अभी हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। रीजन भी बताया पहले हमने कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से एस की तरफ होती है, ये एरो आप देख सकते हैं, एन से एस की तरफ होती है, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम एस टू एन। तो एक बताइए, बहुत सारी होती है। तो इस तरह से क्लोज लूप बनता है, क्लोज लूप बनता है। ये तो हमने बार मैग्नेट दिखाया, अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, है ना, तो भी ऐसा ही होता है। अब जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको बातें ज्यादा समझ में आएगी, सोलेनॉइड पढ़ा है, कुछ बच्चे नए होंगे। तो चलिए, तो कुल मिलाकर क्लोज लूप बनाती है, याद हो जाए। और इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ा है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये जो फील्ड लाइंस हम यहाँ छोड़ देते हैं, ये बड़ा लूप बनाकर पहुंचती है, बहुत बड़ा लूप, और ये यहाँ दिखा देते हैं, पूरा पाथ नहीं दिखाते। तो डायग्राम बना लें, क्लोज लूप बनाती है। बाकी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम, है ना, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है ये, तो छोड़ेंगे नहीं। तो 3-4 पॉइंट लिखने हैं, एक लिख लिया। डायग्राम हो जाए तो बता देना, और जल्दी बता देना। सेकंड पॉइंट पर आए, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बातें हैं। अब तो फर्स्ट पॉइंट का इंपॉर्टेंस था क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टेट से डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट लिखिए, है ना, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख सकते हैं या शोज लिख सकते हैं। पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी ऐसा है,
किसी भी कर्व्ड, है ना, फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट उस पॉइंट पर डी की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है, पॉइंट आउट करती है, शो करती है। डायग्राम हो जाए तो थर्ड पॉइंट पर आ जाए। हाँ, अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम है। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम कहते हैं कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती एग्जैक्टली हियर, और बिकॉज ये प्रॉपर्टी वहां भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे। सेकंड पॉइंट डन विद डायग्राम। तो ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन तो है टेंजेंट, और एक कर्व लाइन है कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए। स्टार्ट करें क्या, कोई बता दे? Yes. फटाफट लिखें। any two magnetic field lines, any two, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, any two magnetic field lines never intersects to each other, never intersects to each other। चैप्टर नंबर 5 ऐसा है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते प्रिपेयर कर सकते हैं। never intersects to each other। हाँ भाई, रीजन क्या बताओगे आप? Why? जैसे क्वेश्चन बन जाए no two magnetic field lines intersects to each other, why? Explain। Because they do not have same direction. नहीं, कुछ क्लियर नहीं Direction of हुआ। magnetic field. Because they show नहीं, two जो direction at इलेक्ट्रोस्टेट्स में है ना, वही Because मैग्नेटिज्म है। point magnetic field not show two direction. हाँ, अगर मान लो कर दिया, होता तो नहीं है, मान लो कर दिया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाएगा दोनों पर। जैसे फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये सेकंड मैग्नेटिक फील्ड There लाइन, will be two और tangents, हाँ, which is तो not एक ही possible. कॉमन पॉइंट पर दो टेंजेंट होगी, मतलब दो डायरेक्शन होगी। तो किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, एक कॉमन पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो आप रीजन लिख सकते हैं, लिखिए। बिकॉज if any two magnetic field lines, पूरा लिखना पड़ेगा, है ना? Because if any two magnetic field lines intersects to each other, then at the point of intersection, we receive two directions of magnetic field. Which is not possible. Two directions of magnetic field, which is not possible. चलिए एक और बता देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम कहते हैं कि किसी प्लेस पर, एक एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, वो उस प्लेस पर किसको डिनोट करती है? स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, फील्ड लाइंस पास होगी। तो फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है, और ये लास्ट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहां है जो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पर एंड करेंगे, तो क्या लिखेंगे पहले सुन लो। हम यहाँ लिखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में ही किसी यूनिट एरिया से नॉर्मली क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर उस प्लेस पर किसको डिनोट करता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। लिखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्थ पॉइंट में, the number of magnetic field lines passing through unit area, shows or represents the
strength of magnetic field shows strength of magnetic field at that place, at that place. तो हमें भी पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हो मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर दूर हो मतलब स्ट्रेंथ कम है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है ना, पोल के पास में पोल स्ट्रेंथ हाई होती है, देखो फील्ड लाइंस पास पास है, दूर जाओगे तो फील्ड लाइंस दूर दूर होती जाती है ना, इंटेंसिटी कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट। एक बार टाइम चेक कर लें। ओके, तो कुछ इंफॉर्मेशंस और दे सकते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको लर्न हो गए। सीक्वेंस का कुछ ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में लर्न हो, आपको लर्न हो जाने चाहिए। और सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, दिमाग में फिट कर लेना। इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती। आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, व्हाई? बन गया 1 मार्क का क्वेश्चन। क्यों नहीं बनाती, तो उसका रीजन है बिकॉज दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दैट्स इट। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट है, अगर ये पास आ जाए तो चार्ज या तो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव ज्यादा है तो रिजल्टेंट नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव पर एंड होती है। लीजिए मैं पूरी बना देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर एंड हो गई, खत्म बात। लूप कहाँ बना, लूप बना ही नहीं। तो इसका रीजन यही होता है, बिकॉज दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई दे डू नॉट मेक्स अ क्लोज लूप। ओके, अब आपको एक इंफॉर्मेशन मुझे देनी है क्या, और कंपेयर करके आप करेंगे, इसलिए आपको पढ़ते पढ़ते ही बातें याद हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सीबीएसई में ये डेरिवेशन हुआ करते थे, आरबीएसई में भी, बट अभी इस साल कुछ टॉपिक, बहुत ही ऑर्डिनरी टॉपिक जो है उन्हीं को एस्केप किया है। तो 5th चैप्टर में किसको एस्केप किया है, अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, बार मैग्नेट को देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल, तो एक और नाम सुन लो बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। तो अगर बार मैग्नेट है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है, और ये उसका सेंटर है O, ठीक है। तो ये होती है इसकी एक्सियल लाइन, ये होती है एक्सियल लाइन, ठीक है, और ये होती है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेट करके आप इसको भी देख लें। क्यों बता रहा हूँ इस टॉपिक को बारे में, कंपटीशन में तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो अगर सेंटर से यहाँ पर कोई P पॉइंट है और O से P का डिस्टेंस R है, तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है? मैंने आपको हिंट दिया था थोड़ी देर पहले, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो जो रोल चार्ज प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टेट्स में, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ प्ले करती है स्मॉल m, बताइए दिमाग दौड़ाइए, P पर B कितना होगा, एनीवन? Km upon r square. Km upon r square, नॉट ट्रू। एक पोल होता तो ये बात सही होती, बट यहाँ तो है ना बार मैग्नेट है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है। तो आपको पूरा याद दिलाते हैं, चलिए। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, लीजिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, और सेंटर है, ए पॉइंट पर नेगेटिव है, बी पॉइंट पर नेगेटिव है, और ये है इसकी एक्सियल लाइन, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, ओ से पी का डिस्टेंस आर है। तो इस पी पॉइंट पर ई कितना होता है, तो ई होता है के पी अपॉन आर क्यूब। सभी भूल गए? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केपी अपॉन आर क्यूब, सब भूल गए या नहीं भूले, बताइए। फर्स्ट चैप्टर भाई, हाँ ना बताओ, सही है ना, याद है ना? यस नो? यस सर। है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट फॉर्मूले की बात करेंगे ताकि आपको बस ये इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपका काम अटकेगा नहीं, फिर कंपटीशन में भी आपका काम अटकेगा नहीं फिर। तो क्या लिखेंगे हम? अपॉन आर क्यूब। के एम अपॉन आर क्यूब, बात ही खत्म। बस के यहाँ कुछ और होता है तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दें के की, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो जो रोल पी प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टेट्स में, वो एम प्ले करता है मैग्नेटिज्म में, दैट्स इट। हाँ, अगर पी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हो और डिस्टेंस वही आर, तो अब इस पी पॉइंट पर बी कितना होगा?
कुछ गलत कर दिया? ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा गलत है ना। बत्ती जल गई दिमाग की, आपकी जल गई क्या? तभी कुछ बच्चे शांति से बैठे हैं, बोल नहीं रहे। तो यहाँ क्या आता है? 2। Yes, sir. एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डबल होता है ना, तो ट्वाइस होता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना था। तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट है P, तो यहाँ भी क्या होगा? ट्वाइस। हाँ, क्योंकि अभी इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैं ऐसा का ऐसा फॉर्मूला लिखने वाला था, तो ट्वाइस लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या लिखें? μ0/4π ओनली, ट्वाइस नहीं है, m/r³। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं kp/r³, और एक्सियल पॉइंट पर लिखते हैं 2kp/r³। हाँ भाई, सही बात है? अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, Yes, आपको sir. सब कुछ याद है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात याद है, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और मैग्नेटिज्म में इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दैट्स इट। इलेक्ट्रोस्टेट्स का k होता है 1/4πε0, यहाँ होता है μ0/4। इस तरह से अगर इक्वेट कर लें तो आपको डेरिवेशन करने की नीड नहीं होती है, और डेरिवेशन करके भी हम सेम फॉर्मूला तक ही पहुंचते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको दो इंफॉर्मेशन दे दी। आप चाहें तो डायग्राम बनाकर उसको लिखें, और आज की क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो डायग्राम क्या बना रहा हूँ वो देख लें, और उस डायग्राम में जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ वो आप लिखें। एक्सियल लाइन, टॉपिक पूरा डिलीट कर दिया, बट आगे जो टॉपिक है वो इससे लिंक्ड है। सीबीएसई ने जल्दीबाजी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो आवाज शायद म्यूट हो गई थी एक मोमेंट के लिए। चलिए, डिस्टेंस r है ना, यहाँ पर l लिखें। हाँ भाई, l को क्या बताया था, कोई बोल दे एक बार। स्मॉल l क्या है? जल्दी बोलिए, जल्दी। स्मॉल l क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होती है ना, कितनी होती है? 5/6 टाइम होती है। ओके, तो इस P पॉइंट पर B का फॉर्मूला पहले लिखे, ट्वाइस ऑफ μ0/4π m/r³, है ना। यहाँ पर लेट ये Q पॉइंट है, इस पर B क्या होगा? वो होगा μ0/4π m/r³। r³ भी है, ठीक है। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं वेयर m इज व्हाट? कैपिटल M। कैपिटल M, स्मॉल m इंटू L, जिससे P होता है Q इंटू L। तो कल का टॉपिक लेंथी टॉपिक होगा। हम सोलेनॉइड को बार मैग्नेट से कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली, है ना, प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली। तो बार मैग्नेट सोलेनॉइड, इनको कंपेयर करेंगे। सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह होता है, ये हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। इस चैप्टर का वो सबसे लेंथी टॉपिक है। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन बातें हैं समझने की, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सब कुछ। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप कर लें, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं हुआ हो तो। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. ओके।